Good evening, guys. You can start, Preeti. Good evening. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, Yes, good evening. good evening, ma'am. Okay. पुराना क्लास का याद है या सब भूल गए? मैम याद है। याद है? ओके. किसको किसको याद है वर्किंग ऑफ आई? कोई शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस जिया. Ma'am, should I explain the whole process? Yeah, just like in a very brief manner. Okay, ma'am. So, ma'am, mainly there are three layers of our eye: the outer layer, the middle layer, and the outer. The outer layer, the middle layer, and the inner layer. The outer layer is No, no, जिया. Explain me the working of आई, like जो वर्किंग थी ना कि कैसे लाइट एंटर होती है एंड देन एवरीथिंग हैपेंस, वो किसी को याद है? yes, ma'am. हाँ, तो वो बता सकते हो? Yes, ma'am. Ma'am, ma'am, the light passes enters our lenses, like it passes through the cornea and enters our lenses, and then it focuses it onto the retina, Yes. and then our retina is divided into two portions, which are like the nasal half and the temporal half, and then through the center of our nasal half, the outer portion, like the outer half portion of the eye from the center, the temporal half, and then the light from our left visual field like stimulates the half of the eye, like the light is equally divided to both the eyes, and an Hmm. inverted image of an object is formed into our retina, and the neural impulse is then transmitted to our visual cortex through the optic nerve. Yeah. Okay. Very good. सो बेसिकली यही है कि लाइट एंटर करती है हमारे आई पे एंड इट गोज इनटू द रेटिना एंड जो भी लाइट राइट साइड से आ रही है ना, वो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द आई कैच करता है. लेफ्ट पार्ट मीनिंग राइट आई का नेजल हाफ एंड लेफ्ट आई का टेम्पोरल हाफ, है ना, एंड वाइस वर्सा. तो देन दैट हैपेंस एंड उसके बाद जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स. तो ठीक है. अ, उसके बाद अपन ने अडेप्टेशन, कलर विजन, सारी चीजें पढ़ ली. डिमेंशन ऑफ कलर छूट गया था एंड ओके. तो अब अपन देखते हैं कि डिमेंशन ऑफ कलर्स क्या है. ठीक है. तो एक नॉर्मल पर्सन की जो आई होती है, ठीक है,
ऑलरेडी हमारे अंदर ये एक एबिलिटी है कि हमारी जो आई है वो टोटल 7 मिलियन अलग अलग टाइप के जो शेड्स हैं कलर्स के वो आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। और हम कौन से शेड को किस तरह से कैसे परसीव करते हैं उसके हमारे पास बेसिकली 3 टर्म्स हैं। डायमेंशंस ऑफ कलर जो हैं उसमें हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। किसी ने भी आप में से अगर कभी एडिटिंग करी हो किसी पिक्चर की, छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी, वीडियो या पिक्चर की कभी आप एडिटिंग करोगे ना तो उसमें नॉर्मल फिल्टर लगाने के अलावा अगर आपको थोड़ा और स्पेसिफिकेशंस के साथ एडिटिंग करनी है तो हमेशा ये 3 ऑप्शन किसी भी पिक्चर में होते ही हैं, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। कई बार ऐसा होता है ना कि ह्यू को आप कम किए तो पिक्चर बहुत ज्यादा ऑरेंजिश लग रही है, और कम की हो तो बहुत ज्यादा डल लग रही है पिक्चर्स। होती है कई बार, अगर किसी ने की हो तो उसको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। Yes. Yes. हाँ, तो बेसिकली ये 3 टर्म्स हैं जिसको अपन समझते हैं कि इन सब चीजों के बेसिस पे वी डिफाइन कि कौन सा कलर क्या है और कैसा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 टर्म्स वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स एंड देयर शेड्स। तो पहला जो टर्म है वो है ह्यू। ह्यू क्या होता है? ह्यू बेसिकली किसी भी कलर की प्रॉपर्टी है, या फिर एकदम इजीएस्ट भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उस कलर का नाम है। ऐसे तो अपन किसी भी कलर को साइंटिफिकली अगर अपन देखें तो किसी भी कलर का को पहचानने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेट रेंज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन का सेट स्पेक्ट्रम है 500 नैनोमीटर, तो अगर आप 500 नैनोमीटर बोलोगे तो लोगों को समझ आएगा अच्छा ग्रीन कलर है। लेकिन हमें समझने के लिए वी हैव सेट दिस थिंग यू, जिसका मतलब होता है बेसिकली नेम ऑफ द कलर, ठीक है। तो यू हमें क्या बताता है कि किस किस कलर के क्या क्या नाम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेट स्पेक्ट्रम। जैसे कि ब्लू का जो स्पेक्ट्रम है वो है 465 नैनोमीटर, ग्रीन का जैसे मैंने बताया 500 नैनोमीटर, वैसे ही रेड का भी है। तो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से कलर्स के अलग अलग नाम है, और उन अलग अलग नाम को हम यू कहते हैं। तो जैसे ही आप किसी पिक्चर में, मान लो उस पिक्चर में ब्लू बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर को उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओगे तो हो सकता है उसमें ग्रीनी इफेक्ट ज्यादा आ जाए, है ना, क्योंकि ब्लू से थोड़ा हायर स्पेक्ट्रम अगर हम जाते हैं तो ग्रीन आता है। रेड क्या है? ब्लू से थोड़ा लोअर स्पेक्ट्रम में। अगर आप उस ह्यू को थोड़ा कम करेंगे तो ये कि वो पिक्चर जो है थोड़ी रेडिश हो गई है, ऑरेंजिश हो गई है ना। सो बाय दिस वी आइडेंटिफाई कि कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर है, एंड दिस ओनली अप्लाइज फॉर क्रोमैटिक कलर्स मीनिंग रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। क्रोमैटिक मतलब कि ब्लू, ब्लैक और ग्रे, ये तीनों ह्यूज में कैटेगराइज हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकदम ही न्यूट्रल कलर्स माने जाते हैं। तो ये क्रोमैटिक कलर्स हो गए, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन पे। सैचुरेशन क्या है ना, एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है पहली बात तो, एंड इट इज बेसिकली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ह्यू। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी फोटो में ब्लू ज्यादा है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सैचुरेशन हमको पता चलेगा कि वो ब्लू ज्यादा है। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ठीक है। सैचुरेशन हमको बताता है कि ह्यू का अमाउंट क्या है किसी भी पिक्चर में, एंड वो कलर्स जो बेसिकली मोनोक्रोमैटिक है ना, वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होते हैं। मीनिंग कि अगर मैं सिर्फ ऑरेंज लूं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होंगे। बट द मोमेंट मैंने उसमें रेड मिला दिया ना, तो उस ऑरेंज का सैचुरेशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें दूसरा कलर मिला दिया। समझ रहे हो? और ग्रे एक लौता एक ऐसा कलर है जो कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड कि ग्रे एक ऐसा कलर है जो कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है, एंड सैचुरेशन वेरीज कि भाई वो कितना ज्यादा मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब जस्ट अ मिक्सचर ऑफ 1 और 2 कलर्स। तो जैसे ही अगर मैं बहुत ज्यादा कलर्स मिक्स कर दूंगी ना, तो किसी भी कलर का सैचुरेशन खत्म हो जाएगा। ओके, देन कमिंग टू द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आप सबको पता होगा, उस पिक्चर में इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, उसको हम बोलेंगे ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस के लेवल पर व्हाइट जो है सबसे ज्यादा ब्राइट कलर है तो वो टॉप में आता है, और ब्लैक सबसे डल कलर है तो वो सबसे बॉटम में आता है। एंड हाँ, ब्राइटनेस इतना ही है कि कितनी इंटेंसिटी आपकी लाइट, सॉरी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी है आपके पिक्चर में।
तो ये तीन जो टर्म्स थे वो आते हैं आपके डायमेंशंस ऑफ कलर में, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री टर्म्स यू अंडरस्टैंड कौन सा कलर है, कितना सैचुरेटेड है, किस पिक्चर में कितनी ब्राइटनेस है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू यूजुअली एडिट योर पिक्चर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स यू नो पेंटर्स भी किसी पिक्चर में देख के समझते हैं कि कौन सा कलर कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, तो ये सारी चीजें तब यूज होती है। क्लियर है ये? Yes. हाँ, उसके बाद हम आते हैं कलर मिक्सचर्स पे। ठीक है, कलर मिक्सचर्स बेसिकली क्या कहता है ना कि व्हेन आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को जब एक साथ मिक्स करोगे ना, तो एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो हमेशा एक क्रोमैटिक मिलेगा, मतलब कि ग्रे एंड व्हाइट। मतलब घर पे करके देखना कभी अगर मन करे तो, ब्लू, ग्रे, रेड, ग्रीन, येलो, इन सबको मिक्स कर दो। बट जब आप इतने डार्क कलर्स को मिक्स करते हो ना, तो मैक्सिमम टाइम आपको ये लगता है कि आपको जो कलर मिलेगा वो होगा कुछ एकदम डार्क सा, अजीब सा, गंदा सा, you know, because you're mixing such weird combinations like blue, green, yellow, red. बट होता क्या है ना कि इन सारे कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ है, वो साथ में मिलके ना एक क्रोमैटिक कलर बना देती है, इधर इट इज ग्रे, इधर इट इज व्हाइट। तो कलर तो हम रियल पहचान रहे हैं ना, बट एक्चुअली में वो क्या है, वो बेसिकली एक वेवलेंथ ही है लाइट की। ठीक है, तो जब भी आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को साथ में मिक्स करते हैं, तो हमेशा जो कलर बनता है वो होता है ग्रे या व्हाइट, विच इज एक्रोमैटिक। एंड ऑल्सो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स मतलब कि जो नॉर्मल प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, जब भी तुम इन तीन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करोगे आपस में, तो आप कोई भी तीसरा नया कलर बना सकते हो। मैम प्राइमरी कलर्स रेड तो ब्लू और ग्रीन है ना? नहीं नहीं, अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, ब्लू और येलो होते हैं। बट व्हेन यू आर यूजिंग दीज प्राइमरी कलर, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन में, है ना, टेलीविजन में जो प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं वो होते हैं रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये तीन प्राइमरी कलर्स को मिला के आप कोई भी तीसरा कलर बना सकते हो। तो जब टेलीविजन में तीन जो कलर्स यूज होते हैं ना, वो यही होते हैं। आप प्रिंटर्स में भी देख लो, प्रिंटर्स में भी हो ना यही कलर्स यूज होंगे, विद ब्लैक ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है ना कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कलर्स आप कोई भी तीसरा नया कलर बना सकते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, रेड, ब्लू, येलो या रेड, ब्लू, ग्रीन, ये दोनों चीजें होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ, रिया, मोनालिसा समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब जो लास्ट टॉपिक है ऑफ विजुअल सेंसेशन, ये है आफ्टर इमेजेस। अब आफ्टर इमेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप ना किसी, आप टीवी स्क्रीन को ही या अपने फोन को ही आधे घंटे या इवन 15 मिनट आपने ना फुल कंसंट्रेशन के साथ आप टीवी देख रहे हो, आप फोन देख रहे हो, या किसी एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को स्टेयर कर रहे हो फॉर सम लॉन्ग टाइम। उसके बाद व्हेन यू गो टू अ ब्लैंक एरिया ना, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि टीवी देख के हम उठते तो हमको हर जगह थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है, एंड ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे सामने कुछ चल रहा है। हैज इट हैपेंड विथ यू गाइस? कभी बहुत ज्यादा देर फोन देख लिया या टीवी देख लिया या किसी चीज को स्टेयर कर लिया तो Yes, ma'am. हम स्टेयर करने पे होते होता है ना? तो हैं। क्या Yes. होता है ना, बेसिकली वो आफ्टर इमेजेस है। ठीक है, आफ्टर इमेज का जो फिनोमिनल है ना, वो ये कहता है कि भाई आप जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी स्टिमुलाई को कंटिन्यूअसली देखोगे, है ना, उसके देखने के बाद आपने ध्यान हटा लिया वहां से, पर उसके बाद भी, इवन दो दैट स्टिमुलाई इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट देयर, उसके बाद भी क्या होगा ना, कुछ टाइम पीरियड तक, मतलब एकदम बहुत देर नहीं, इट माइट बी 15-20 सेकेंड्स, कुछ टाइम पीरियड तक आपको तब भी ऐसा लगेगा कि दैट स्टिमुलाई इज एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं आफ्टर इमेजेस। और आफ्टर इमेजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव आफ्टर इमेज क्या कहता है ना कि जब आपने बहुत देर तक किसी चीज को देखा और उससे ध्यान हटाने के बाद भी अगर आपको सेम चीज दिख रही है, तो वो हुआ पॉजिटिव आफ्टर इमेज। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग अ ब्लू डॉट, वहां से ध्यान हटाने के बाद भी अगर आपको सिर्फ ब्लू डॉट दिख रहा है ना, तो दैट इज अ पॉजिटिव आफ्टर इमेज, क्योंकि आपने देखा भी वही और आपको बाद में दिख भी वही रहा है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। नेगेटिव आफ्टर इमेज ऑन दी अदर हैंड इज की आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिखने लग जाते हैं, मतलब कि
आपने जैसे टीवी देखा बहुत देर तक, टीवी में देयर वाज अ मिक्स ऑफ कलर्स, राइट? या फिर फॉर एग्जांपल आपने वो उस ब्लू डॉट को ही स्टेयर किया काफी देर तक, बट जब आपने अपना ध्यान वहां से हटाया तो आपको ब्लू की जगह रेड दिखने लग गया। दिखा आपको अभी भी रहा है, बट ब्लू की जगह रेड दिख गया या ब्लू की जगह येलो दिख गया। तो आपको आफ्टर इमेजेस तो अब भी आ रहे हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द स्टिम्युलस, इट हैज चेंज्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो जब ये होता है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज। ठीक है, जबकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीन देख रहे हैं बहुत देर तक, तो अगर नेगेटिव आफ्टर इमेज फॉर्म हो रही तो वो मजेंटा बन जाएगा, मजेंटा इज बेसिकली पिंक। अगर आप रेड देख रहे हैं तो रेड ग्रीन बन जाता है ना? अगर आप ब्लू देख रहे हैं तो ब्लू कई बार येलो भी बन जाता है, कई बार ग्रीन भी बन जाता है, तो इट्स लाइक दैट। तो ये था पॉजिटिव आफ्टर इमेज और नेगेटिव आफ्टर इमेज। एंड विद दिस अपना जो विजुअल सेंसेशन का पूरा जितना भी पार्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे क्लियर हो गए हैं, सब खत्म हो गया है। अगर कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो पूछो, अदरवाइज वील स्टार्ट ऑडिटरी सेंसेशन। पूछो, कुछ डाउट है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बाकी Yes. रिया, आलिन? Clear है मैम। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब सबको सब कुछ समझ आ गया है, तो ठीक है, वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटरी सेंसेशन। तो ऑडिटरी सेंसेशन का स्टार्ट तब से होता है जब साउंड आपकी ईयर में एंटर करती है एंड इट स्टिमुलेट्स द अदर ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस वी हियर साउंड्स, we recognize people's voices and basically we recognize different sounds, है ना? उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने दूर से आ रही है, कितनी पास है, different variations among them, all these things we do with the help of auditory sensation. And ear एक ऐसा organ है which helps us with the help of the sensation, and ear सबसे ज्यादा प्राइमरी रिसेप्टर है of auditory stimuli। एंड हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ईयर का अगर है तो वो हियरिंग ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ईयर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों को बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली चक्कर आता है ना, तो उनको एक बार बोलते हैं कि आप अपना ईयर चेक करवाइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईयर जो है हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कई बार क्या होता है, ईयर में जो हमारे एक फ्लूइड होता है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट फ्लूइड, बट एक फ्लूइड होता है हमारी ईयर में, उसके इम्बैलेंस के कारण हमारा कईयों बार बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है। या फिर अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि कॉन्स्टेंटली आप सोए नहीं हो, ठीक है, आप लेटे ही हुए हो कॉन्स्टेंटली, आप अगर 5-6 घंटा ऐसे लेटे ही हुए हो ना, आप सोए नहीं हो, ओके, कीप दैट इन माइंड, आप लेटे ही हुए हो और अचानक से आप उठोगे ना, थोड़ा सा यू विल फील डिजी, योर बॉडी विल टेक अ सेकेंड और अ मिनट टू एडजस्ट कि अच्छा अब आप खड़े हो गए हो। वो क्यों होता है? क्योंकि ईयर जो है हमारा बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट अगर बहुत टाइम तक बेड रेस्ट पे रहा हो ना, उसके बाद जब वो उठता है ना, तो उसको बहुत दिनों तक ही और शी इज नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी बैलेंस एंड देयर बॉडी पोस्चर, बार बार उनको चक्कर आते रहते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ईयर का ये भी एक काम है, बट चूंकि वी आर स्टडिंग ऑडिटरी सेंसेशन, वी फोकस आवर स्टडी ऑन दैट ओनली। सो द मेन थिंग इज कि सबसे पहले वील स्टडी कि ईयर का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे हमारा आई डिवाइडेड था, जिया, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, I wanted to ask that is pinna and auricle the same thing? या इट्स द सेम थिंग। वो क्या है ना, डायग्राम टू डायग्राम ना नाम थोड़े से डिफर कर सकते हैं, बट इट्स द सेम। Okay. या ओके, तो वील स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। जैसे कि अपन ने आई का पढ़ा ना, आई के भी जैसे पार्ट्स थे, आउटर, इनर एंड ऑल दैट, वैसे ही ईयर के भी 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा बाहर जो कान है ना, एक्सटर्नल ईयर में 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पिना, जो
हम सबको पता है क्या है, ये जो ऑरिकल लिखा है एग्जैक्टली जो बाहर स्किन कलर का बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पिना। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे फिगर में, तो देर इज अ पाइप जिसे कह रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, सी इट इज ग्रीन इन कलर। तो वो जो है, दीज बोथ थिंग्स कम अंडर एक्सटर्नल ईयर। पिना जो है फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, उसका मेन काम होता है, मतलब ऐसे तो ऐसा है कि ठीक है पिना बाहर है, बट पिना क्या करता है, जितनी भी साउंड वेव्स है फ्रॉम द सराउंडिंग्स वो उनको कलेक्ट करके अंदर लेता है कान के। देन कम्स ऑडिटरी कैनल, या फिर इसको हम ऑडिटरी मीटस भी कह सकते हैं, MEATUS। वही है कि देखो बुक्स टू बुक्स, डायग्राम टू डायग्राम चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, मतलब वही है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है ऑरिकल, उसको हम पेना भी बोलते हैं, एंड जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है उसको हम ऑडिटरी मीटर्स भी बोलते हैं। ऑडिटरी मीटर्स का क्या काम है, ऑडिटरी मीटर्स में बहुत ज्यादा वैक्स और हेयर होते हैं, और वो क्या करता है ना कि वो जो कैनल को प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड वैक्स, ठीक है। और यही से साउंड वेव जो है वो कैरी होते हैं टू द ईयर ड्रम। बेसिकली इस टनल से साउंड वेव्स पास होके कहाँ पे जाते हैं, ईयर ड्रम पे जाते हैं। और यहाँ पे दिया है, लिखा नहीं है शायद, हाँ लिखा है टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो लिखा है ना, वो है आपका ईयर ड्रम। तो सी पिना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो लिखा है उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपका ऑडिटरी कैनल, ठीक है। तो और ऑडिटरी है, जब जब मम्मी लोग बोलते हैं ना कि कान साफ कर लो, तो वो लोग यही जो वैक्स होती है हमारे ईयर्स में, वो वैक्स और हेयर्स को बेसिकली वो साफ करते हैं। बट डॉक्टर्स जब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा वैक्स नहीं साफ करनी चाहिए, क्यों नहीं साफ करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो भी वही एट द एंड ऑफ द डे आपके कान में हवा और गंदगी भी जाती है ना, तो ये गंदगी को आपके कान के अंदर जाने से ये सारी चीजें रोकती है। तो इट इज इन सम मेजर इट इज इम्पोर्टेंट, जो हेयर और वैक्स है आपके ईयर्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। सिर्फ पिना और ऑडिटरी कैनल जो है, ये दो चीज आती है आपके एक्सटर्नल ईयर में। देन वी कम टू मिडिल ईयर। मिडिल ईयर स्टार्ट होती है टिम्पैनम या ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, एंड इट इज वेरी 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 सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशंस। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं ना लाउड प्लेसेस पे मत लेके जाओ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैसे ही ईयर ड्रम बहुत सेंसिटिव होता है फॉर योर साउंड्स, बट छोटे बच्चों का जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, और बहुत ज्यादा वो केपेबल नहीं होता है टू बेयर दैट लाउड नॉइजेस एंड साउंड्स। तो इसलिए बोलते हैं कि वो नहीं लेके जाना चाहिए, ताकि वो ईयर ड्रम फटे ना, बिकॉज वंस दैट इज डैमेज्ड तो बच्चा सुन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशंस। एंड देन दिस ईयर ड्रम इज फॉलोड बाय टिम्पैनिक कैविटी, एंड उसके बाद जो है ये जाके यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्ट होता है। यूस्टेशियन ट्यूब, यू कैन सी द पिंक कलर ट्यूब हियर, वो यूस्टेशियन ट्यूब से जाके कनेक्ट होता है। एंड उसके बाद जो है जितनी भी आपकी साउंड वाइब्रेशंस रहती है, वो तीन ऑसिलस पे जाके लगती है। पहला है आपका मीलियस या हैमर, दूसरा है आपका इनकस या एनविल, और तीसरा है आपका स्टेपस या स्टायरम, ठीक है। ये जो ना एक पर्पल कलर का वो दिख रहा है आपको Yes, यहाँ ma'am. पे ऊपर, नीचे नहीं, हाँ ऊपर, Yes, सेमी ma'am. सर्कुलर कैनल्स जो लिखे हैं वहां पे, Yes, ma'am. हाँ। तो बेसिकली वो क्या है, वो तीन ऑसिलस हैं, हैमर, एनविल और स्टायरम। ये क्या करते हैं ना, जो साउंड वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी है उसको 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं, और उसके बाद उसको इनर ईयर पे पुश कर देते हैं, ठीक है। इनर ईयर पे उसको पुश कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख जाएगा, यूस्टेशियन ट्यूब भी दिख जाएगा पिंक कलर का, उसके बाद आपको टिम्पैनिक कैविटी भी दिख जाएगी, जिसके थ्रू आपका ईयर ड्रम और यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट करता है, और साउंड वाइब्रेशंस वहीं पे जाती है। एंड उसके बाद आपको ये तीन ऑसिलस भी दिख जाएंगे, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, यहाँ पे लिखा भी अटैच टू दी ओवल विंडो, है ना। ये तीन चीजें जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपकी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाती है, ताकि आपका ब्रेन और ज्यादा बेहतर तरीके से साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाए। इतना अभी तक क्लियर है, जितना मैंने शो किया सबको दिख गया सब कुछ, Yes, ma'am. बाकी Yes. हाँ। उसके बाद हम जाएंगे इनर ईयर पे। इनर ईयर पे
बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जो बनाने में भी थोड़ा लगता ही है। कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। ये जो पूरा जो पर्पल कलर का दिख रहा है ना, वो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, और उस पे एक बोनी शेल लगा होता है, उसको हम बोलते हैं बेबी लैब्रिंथ। उसके बाद एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में मिलता है आपको, एक फ्लूइड होता है, एंड उसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। वो बेसिकली फ्लूइड इसलिए होता है ताकि वो इसको प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। तो Yes. ये हुआ आपका पूरा इनर ईयर। उसके बाद ये कॉक्लिया वगैरह के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब जो बोनी लैब्रिंथ है, उसके 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, और एक दूसरे से ना राइट एंगल में होंगे ये, ठीक है। ऐसे हो सकता है पिक्चर में समझ ना आए, बट जब 3D तरीके से इसको देखेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि जो ये सेमी सर्कुलर कैनल्स है ना, वो एक दूसरे से राइट एंगल में, ठीक है। दूसरी एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। दिख रहा है यहाँ पे, देखो नीचे यूस्टेशन ट्यूब के बगल में कॉक्लिया लिखा है, स्नेल के जैसा बना हुआ है। Yes. हाँ, अब ये जो ऊपर सेमी सर्कुलर कैनल्स है ना 3, उसमें बहुत ज्यादा हेयर सेल्स होते हैं, और जब हमारी बॉडी कोई भी पोस्चर चेंज करती है ना, तो उस पोस्चर चेंज कब हो रही है, कैसे हो रही है, बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो ये सारी चीजें संभालती है। इट इज वेरी सेंसिटिव टू दोज थिंग्स, एंड हेयर हमारी बॉडी में जहां भी प्रेजेंट है ना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे हमारे नोज में भी जो हेयर्स होते हैं ना, दैट इज बिकॉज कि हम जब सांस लेते हैं ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एयर जो एटमोसफियर में है, और वो हेयर्स क्या करते हैं ना, उन जो भी इम्प्योरिटीज जितनी बचा सकते हैं वो नाक के अंदर जाने से वो उनको बचाते हैं। तो वो यूजलेस नहीं है, वो भी काम की ही चीज है, ठीक है। तो वहां पे हेयर सेल्स हैं, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द पोस्चरल चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी। और यही कॉक्लिया के अंदर एक बोन बोन स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंड कॉक्लिया को ना हम कईयों बार स्कैला मीडिया भी बोलते हैं। इट इज अ मोर बायोलॉजिकल टर्म और अ मोर फिजियोलॉजिकल टर्म। और इसके अंदर ना मैम क्या एक बोल रहे हो? SCALA, स्कैला, MIDIA, MEDIA, सॉरी, स्कैला मीडिया, Okay. ओके। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है नेमिंग एंडोलिम्फ, ENDOLIMPH, एंडोलिम्फ, ठीक है। और इसके अंदर एक और स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है बैसिलर मेम्ब्रेन। तो देखो कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर एक मेम्ब्रेनियस कॉक्लिया एक और है, और उसका जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम है बैसिलर मेम्ब्रेन, BASILAR मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, है ना। और इस पूरे ऑर्गन को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी, CORTI, ऑर्गन ऑफ कोटी। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ऑर्गन है फॉर हियरिंग, बिकॉज इसके पहले सारे पार्ट्स का काम था साउंड वेव्स को रिसीव करना, ठीक है। सिर्फ ये एक ऑर्गन ऐसा है जिस जहां पे फाइनली जाके साउंड वेव्स प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए दिस इज नोन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर हियरिंग। और इसके बाद ही विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर नर्व आपका ईयर जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है, ब्रेन को सिग्नल देता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस, एंड देन द साउंड इज प्रोसेस्ड, ठीक है। समझ आ गया इतना सबको? Yes, ma'am. बाकी क्लियर है? Yes, ma'am. हम्म। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ ईयर में। तो सबसे पहले अपने को पता ही है कि साउंड वेव्स कलेक्ट करता है वो है पिना, और उसके बाद वो जो है जाके विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी मीटस या ऑडिटरी कैनल कहाँ देता है, ईयर ड्रम को देता है, ठीक है। जिसको हम टिम्पैनम भी बोलते हैं, है ना।
टिम्पैनम के बाद ये जाता है विद द हेल्प ऑफ टिम्पैनिक कैविटी, ये जाता है आपके 3 ऑसिलस पे। 3 ऑसिलस के पहले अपन ने बात करी, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। इन 3 ऑसिलस पे जाता है ये, वहां से इट गेट्स कनेक्टेड टू कॉक्लिया। ओके, देन कॉक्लिया जो है ये सारे साउंड वेव्स रिसीव करता है, जितने भी इनके थ्रू ट्रैवल होके आ रहे थे। और कॉक्लिया जब ये रिसीव कर लेता है तो इसके अंदर जो एक एंडोलिम्फ मैंने बताया था, जो एक फ्लूइड था, वो एंडोलिम्फ मोशन में आ जाता है, और वो मोशन में आने के बाद पूरे ऑर्गन ऑफ कोर्टी को वाइब्रेट करता है। फाइनली उसके वाइब्रेट करने के बाद जो इम्पल्सेस जो भी जनरेट होते हैं, वो वेस्टिबुलर नर्व, ऑडिटरी नर्व, इन सब के हेल्प से वो जाता है आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे, और फिर उसके बाद ब्रेन आप वो सब प्रोसेस करके आपको बता देता है कि क्या साउंड आ रहा है। समझ आया? मैं एक बार और रिपीट करूं? मैम आ गया। आ गया ना? बिकॉज वंस एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए ना तो वर्किंग में इतनी इशू नहीं होती है। स्ट्रक्चर ही क्लियर ना हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आई एम कंसिडरिंग तुम लोग समझ गए हो। ओके, अब अपन चलते हैं दूसरी टॉपिक पे। वेट अ मिनट, मैंने ना इस पे साउंड वेव्स का डायग्राम डाला नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं मेरे को वो दिखाना था क्योंकि तो अब देखो, चूंकि अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो जितनी चीजें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये वर्क करता है, अपन उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज स्टिल वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी ओनली, तो वी स्टडी ओनली दोज थिंग्स जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर अस टू रिलेट। तो नाउ अब दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं, साउंड एज अ स्टिमुलस। सीधी बात है, ईयर जैसे जब हम विजुअल सेंसेशन में देख रहे थे तो वहां स्टिमुलस क्या था? पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, जो भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं। जब हम ऑडिटरी सेंसेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा स्टिमुलस क्या होगा? ऑटोमेटिकली साउंड वेव्स, कि जो भी आ रहा है उसी के फॉर्म में आ रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे लिए स्टिमुलस है साउंड वेव्स। तो अब हम इस साउंड को कैसे एज अ स्टिमुलस वो काम करता है अपन वो देखेंगे। ठीक है, अब आपके आसपास जब भी एक फिजिकल मूवमेंट होता है, उस वक्त अ, जब भी कोई फिजिकल मूवमेंट होता है ना, तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स जो है डिस्टर्ब होते हैं, है ना? और वो मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बेंस के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड जो है आप कैच करते हैं। नाउ आपके जो ईयर का रेंज है, जैसे कि मैंने बताया था ना, आई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही चीजें देख सकता है, वैसे ही आपका ईयर भी है। आपके ईयर का जो सेट रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितना भी साउंड वाइब्रेशन, साउंड वेव्स है, वो आप सुन पाओगे। उसके बियॉन्ड आपको सुनाई नहीं देगा। ओके, and sound waves travel at the speed or at the rate of 1100 feet per second.
ठीक है। और ये चेंजेस जो है और इस स्पीड के कारण ही साउंड सारे प्रोड्यूस होते हैं और हम सुन पाते हैं। अब इसको समझने के लिए तीन बहुत बेसिक टर्म्स हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ साउंड। दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले तो, जो है फिजिकल डायमेंशंस ऑफ साउंड। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है वेवलेंथ। ये आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे इससे पहले भी, 9th 10th में आई गेस। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड बेसिकली किसी भी कैसे समझाऊं? ओके, एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है ना, जब भी एक साउंड क्रिएट होता है तो जो चेंज ऑफ प्रेशर होता है ना, उसको मेजर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं एक दूसरे से, कितना मॉलिक्यूल्स टकराए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड ऑल दैट वी स्टडी ऑल दोस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। अब जैसे ये डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में से वेव्स बने हुए हैं, है ना? और ये वेव्स ही एम्पलीट्यूड है कि कितना ज्यादा फ्रॉम मेन पोजीशन आपके मॉलिक्यूल्स या आपका साउंड ट्रैवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है। अब इसमें देखोगे, जब साउंड वेव स्टार्ट हो रही है तो पहला एक अपहिल जा रहा है, और उसके बाद ये जो लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके नीचे जा रहा है। तो जो ये ऊपर वाली लाइन है विच इज गोइंग अपहिल, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ये नीचे जा रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। और ये जो पूरा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के जो पूरा एक वेव बन रहा है, उसको हम बोलते हैं साइकिल। समझ रहे हो? Yes, ma'am. हम्म, तो ये था एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ बेसिकली दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, जब क्रेस्ट खत्म हो रहा है उसके बाद और दूसरा क्रेस्ट जब स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में वेवलेंथ लिखा है, दिख रहा है? तो वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम वन सिंगल क्रेस्ट टू अनदर सिंगल क्रेस्ट, या फिर आप ट्रफ से भी उसको ले सकते हो, नीचे वाले से भी आप उसको ले सकते हो, तो ये जो दिख रहा है आपको, वो होता है आपका वेवलेंथ। लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ। हाँ, तो देखो, ये आपका जो है ये हो गया क्रेस्ट, और ये जो है ये आपका है ट्रफ। ठीक है। और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। या फिर आप वेवलेंथ नीचे भी ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ। ठीक है, समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. एंड नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना? फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल्स पर सेकेंड। अब जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि एक साइकिल आपका यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ से शुरू हो रहा है। तो फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो है आपका पूरा एक साइकिल है। ओके। एंड साइकिल जो है एक सेकंड में कितना बन रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कई बार क्या होता है, आगे कई बार फ्रीक्वेंसी ऐसी ऐसी बनती है, पास पास, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कई बार फ्रीक्वेंसी एकदम से दूर दूर बन रही है, यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि सी यहाँ पे एक सेकंड में बहुत सारे साइकिल्स बन गए। यहाँ पे एक सेकंड में कितने बने? यहाँ दो बने, यहाँ पे तीन बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, कम हुई। समझ आया? Yes, ma'am. हम्म, ठीक है, थोड़े इसको अभी इरेज नहीं करते। हम्म, तो ये थे तीन फिजिकल डायमेंशंस, wavelength, amplitude and frequency. Also keep one thing in mind, frequency is indirectly proportional to wavelength। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ अंडरस्टैंड हाउ। यहाँ पे देखो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखो आपका वेवलेंथ कितना आ रहा है,
यहाँ पे आपका वेवलेंथ इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हुई क्योंकि यहाँ पे आपका वेवलेंथ इतना ज्यादा आ रहा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिर्फ 1 साइकिल एंड 2 साइकिल की, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी, ओहो, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो वेवलेंथ का डिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1 सेकंड में यहाँ पे कितने बना दिए मैंने, 3 4 5, 3 या 4 बना दिए मैंने यहाँ पे बेसिकली, और यहाँ पे कितने, 2 है। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ कम हो जा रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में ज्यादा बार जब साउंड वेव्स आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, चूंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, ओनली 2 साइकिल्स आ गए, तो आपका वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा आ गया, समझे। Yes, ma'am. ओके, तो ये था आपका अब उसके बाद ये थे साइकोलॉजिकल, सॉरी ये थे फिजिकल डायमेंशंस। अब हम आएंगे साइकोलॉजिकल। फिजिकल डायमेंशन 3 थे, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, 3 थे फिजिकल। अब हम पढ़ेंगे 3 साइकोलॉजिकल। अब ये क्या है, पहला है आपका लाउडनेस। लाउडनेस को हम डिटरमाइन करते हैं एम्पलीट्यूड से, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा लाउड साउंड आपकी होगी। साउंड वेव ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा, साउंड ज्यादा। साउंड वेव्स कम, एम्पलीट्यूड कम और साउंड भी कम, एंड इट इज मेजर्ड विद द यूनिट डेसिबल्स, डीबी, ठीक है। तो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। देन कम्स पिच। पिच को अपन जो है हाईनेस या लोनेस बोलते हैं साउंड का। जब भी आप किसी सिंगर को गाते हुए देखे होंगे या खुद गाते हुए देखे होंगे, तो कैसे पिच उनकी बढ़ती है या कम हो जाती है ना। तो पिच क्या होती है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है कि एक सेकंड में कितनी बार आप साउंड वेव्स देख रहे हैं। अगर जैसे सारे गाँव अगर किसी ने गाया होगा, तो पहले कैसे स्लो से आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका नोट बढ़ता जाता है। नोट क्यों Yes. बढ़ता जाता है, कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। आप 1 सेकंड में थोड़े ज्यादा साउंड वेव्स को आप कैच करने लग जाते हो, तो इसी कारण से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए आपका पिच भी बढ़ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनडायरेक्ट है, पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो रेंज है हमारा साउंड कैच करने का, हियरिंग रेंज, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। लास्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है या डिमेंशन जो है, वो है आपका टिम्बर। टिम्बर होता है नेचर या क्वालिटी ऑफ साउंड। मतलब कि आप अपने नेचर में अगर देखें, तो कौन से फ्रेंड की आवाज कैसी है, जोर जोर से ड्रम बज रहा है या सॉफ्ट तरीके से वायलिन बज रहा है, चिड़िया मतलब कोयल बोल रही है या कौवा बोल रहा है, ये सारी चीजें आप डिफर कर पाते हो कि नहीं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। व्हाई इज इट, इट इज बिकॉज एवरी इंडिविजुअल साउंड एंड इस एनवायरमेंट में, इस नेचर में जितना भी साउंड प्रेजेंट है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे डिफर इन देयर नेचर, दे डिफर इन देयर क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको हम बोलते हैं टिम्बर। दे डिफर इन देयर टिम्बर, एंड यही रीजन है जिसके कारण वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से आवाज आ रही है और कैसी आवाज आ रही है, सॉफ्ट है, लाउड है, अच्छी, बुरी, जैसा भी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू अंडरस्टैंड, ठीक है। Yes, ma'am. इतना क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारा ऑडिटरी सेंसेशन भी खत्म होता है। Yes, ma'am. उसके बाद हम आएंगे अटेंशन पे, अटेंशनल प्रोसेसेस। अब जैसे चैप्टर के स्टार्ट में भी ना मैंने समझाया था अटेंशन क्या होता है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्टिमुलाई जब एक साथ हमको प्रेजेंट की जाती है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई को चूज करके फोकस करना अटेंशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक क्लास में बैठे हो और आपका पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है, आप एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाह रहे हो, तो उस वक्त बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, यू विल चूज टू इग्नोर इट एंड यू विल ओनली वांट टू लिसन
what your teacher is saying, क्योंकि आपका अटेंशन उस टीचर की तरफ ज्यादा है। बाहर की जितनी भी दूसरी स्टिमुलाईज है उसको आप इग्नोर करते हो और आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई को चूज करते हो जो कि है आपकी टीचर की वॉइस, या फिर अगर कोई दोस्त भी कुछ डाउट पूछ रहा हो या पढ़ाई की बात कर रहा हो तो ही आप सुनोगे, अदरवाइज आप नहीं सुनोगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अटेंशन। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वो मुझे सुन रहा होगा, जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा ना, उसको मैं बोल भी रही हूँ तो उसको सुनाई नहीं देगा, उसका ध्यान कहीं और ही होगा। व्हाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ अटेंशन। कई बार ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन में बोर हो रहा है तो पता है हमें पीछे से आवाज आ रही है, बट वी आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि क्या आवाज आ रही है, क्या बोल रही है मैम या सर, क्या बोल रहे हैं। तो ये अटेंशन के कारण ही है। अब अटेंशन में बेसिकली इसमें भी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन एंड सर्च। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू बी वेरी अटेंटिव। पहला है अलर्टनेस, मतलब कि इंडिविजुअल के अंदर एक रेडीनेस होनी चाहिए किसी भी स्टिमुलाई को एक्चुअली ग्रास्प करने की, ठीक है। until unless आपके पास वो रेडीनेस नहीं है, यू वोंट बी एबल टू ग्रास्प दैट सिचुएशन, या आप अटेंशन नहीं दिखा पाओगे वहां पे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि भाई अगर आपको पढ़ने का मन है, अगर आपके अंदर वो एक रेडीनेस है टू स्टडी और यू वांट टू स्टडी, तो आप पढ़ लोगे। बट यू आर जस्ट अटेंडिंग द क्लास। कई बार होता है ना, बस अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में तो बहुत बार होता है। तो एट दैट टाइम यू आर नॉट रेडी टू एक्चुअली स्टडी, तो वहां पे कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज फॉर अटेंशन टू हैपन यू हैव टू बी अलर्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सबको पता है किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे फोकस रखना अपना कुछ मोमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे आपको जब खेलना होता है और उसी टाइम मम्मी जैसे बचपन में पढ़ाने बैठा देती थी, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रहता था कि हमारे दोस्त क्या खेल रहे होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, अरे यार हमको हमको भी जाना है, हम पढ़ने बैठ गए हैं। क्योंकि आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं पढ़ाई में, आपका ध्यान खेलने में है पूरा। यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग योर होल कॉन्शियसनेस टू प्लेइंग कि भाई हमको खेलना ही है, आपका ध्यान यहाँ नहीं लग रहा है। तो एट दैट टाइम यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग योर स्टडीज। तीसरी चीज है सर्च। सर्च क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के बारे में सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने भीड़ में किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी दोस्तों से मिलने कैसे गए, इतने सारे लोग बैठे होते फिर भी आपको मिल जाते हैं ना अपना दोस्त की कहाँ बैठा हुआ है। What you do? You search for certain stimuli, you put your attention towards them and then you find them. है ना, हुआ है, सब किए होंगे। दोस्तों से मिलने का भीड़ वाली जगह है, दोस्त अचानक से दिख ही जाते हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो वाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ सर्च। तो जब ये तीन चीजें ये तीन प्रॉपर्टीज साथ में मिलती हैं तभी यू आर एबल टू एक्चुअली फील अटेंशन। उसके बाद एंड एक और चीज है, अटेंशन ऐसे ही नहीं आ जाती, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। आप ऐसे ही कोई चीज ना एकदम फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज पे until unless you are not interested in that thing। तो थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। ये क्या होता है ये समझते हैं। फोकस या फोकल पॉइंट बेसिकली क्या है ना, कि जब आपका अवेयरनेस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इवेंट पे अटका होगा ना, आप बहुत अच्छे से उसी पे अपना ध्यान रख के उसको समझ पाओगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों को ढूंढना है ना, तो दोस्त आपके एक सर्टेन रेंज में हो जहाँ हर कोई विजिबल हो, आप देख पा रहे हो, तो आप अपना अटेंशन ज्यादा अच्छी तरीके से रख पाओगे। अगर 50 लोगों की भीड़ है और उसमें कोई बोले कि दोस्त को ढूंढो, तो कई बार होता है ना इतनी भीड़ में आप दोस्त से फोन तक पे बात कर ले रहे हो, दोस्त बोलता है हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ, देख हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, देख देख, और आप फिर भी नहीं देख पाते हो। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो तो आपके सामने खड़ा होता है, सामने खड़ी होती है, बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड देम बिकॉज भीड़ इतनी ज्यादा है एंड योर अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड, यू आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि अच्छा हमें इसी को ढूंढना है, आपका टेंशन एकदम से डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। हुआ है कभी?
कि दोस्त Yes. सामने रहता हुए भी नहीं दिख रहा है हमको, और वो चिल्ला रहे कि अरे देख ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हूँ, देख देख। तो यही है कि जब आपके एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अवेयरनेस में कोई चीज हो, कोई स्टिमुलाई हो, तो यू आर वेरी मच एबल टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। बट जब वो आपसे दूर हो वो सेंटर ऑफ अवेयरनेस, तो आप बहुत ज्यादा ठीक तरीके से उस पर फोकस नहीं कर पाते और फिर आपका अटेंशन थोड़ा सा हिंडर कर जाता है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको हम बोलेंगे फोकस या फिर फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन, और जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे फ्रिंज ऑफ अटेंशन। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. हम्म, तो इसके बाद है we'll study some types of attention, different types. एक है selective attention, एक है sustained attention, एक है divided attention. अपन इसको पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, इस पे अलग अलग जो थ्योरीज है वो पढ़ेंगे, है ना? और उसके बाद दिस चैप्टर विल गेट क्वाइट इंटरेस्टिंग वंस यू स्टार्ट परसेप्शन, क्योंकि मतलब हाँ काफी मजा आएगा। मतलब मुझे तो आता था पढ़ने में, सो आई होप कि तुम लोग को भी आए। तो अभी आई विल नॉट स्टार्ट द होल टॉपिक, मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली सेलेक्टिव, सस्टेन्ड और डिवाइडेड अटेंशन। ठीक है, देखो सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सेलेक्टिव अटेंशन ये होता है कि आप एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई में से कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को चूज किए हो, और उसके बाद यू हैव सिलेक्टेड कि आपको अपना अटेंशन किस पे डालना है। जैसे कि आप जब क्लासरूम में बैठे हो और आपका बहुत ज्यादा पढ़ने का मन है, तो यू विल डाइवर्ट ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट सिलेक्टेड स्टिमुलाई जो कि उस वक्त टीचर है, एंड उस वक्त आपके दोस्त कुछ भी बोल रहे हो, बाहर कॉरिडोर में कुछ भी चल रहा हो क्लास के, यू विल नॉट ड्राइव योर अटेंशन टुवर्ड्स देम, क्योंकि अभी आपका फोकस कुछ और है। यहाँ पे यू आर सेलेक्टिंग सम पर्टिकुलर स्टिमुलाई टू एक्चुअली फोकस ऑन। ओके, सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? सस्टेन्ड अटेंशन होता है कि जैसे सस्टेन्ड अटेंशन में क्या होता है कि सॉरी, सेलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को सेलेक्ट करके उस पर अटेंशन डाल के रखे हैं। सस्टेन्ड अटेंशन में क्या होता है? सस्टेन्ड अटेंशन इज मेनली कंसर्न्ड विद कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपके पास स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट है, चूज किया है आपने या जो अवेलेबल है, उस पे आप अपना अटेंशन कितनी देर तक सस्टेन करके रख पा रहे हो, मतलब कितनी देर तक यू आर एक्चुअली एबल टू मेंटेन योर अटेंशन और यू आर एक्चुअली एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। कई बार सोचते हैं ना कि यार 1 घंटा आज तो कैसे भी पढ़ना ही है, तो क्या कर रहे हो आप अपना अटेंशन 1 घंटे के लिए डाइवर्ट, मतलब सोच रहे हो कि हाँ 1 घंटे तक मुझे अपना अटेंशन इस चीज पे सस्टेन करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सम पर्टिकुलर टास्क फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। और उसके बाद एक आता है डिवाइडेड अटेंशन। जैसे कि हम मल्टीटास्किंग की जो बात करते हैं ना, आप कितना भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू डू 5 5 6 6 टास्क एट वन टाइम, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे डिसाइड क्या कहते हैं सर, डिजाइन ही नहीं है ना। आप एक बार में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टिमुलाई को ही एड्रेस कर सकते हो, आप एक साथ में 5 6 काम कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज क्या होता है ना कि फिर एक चीज ठीक से होती है, एक चीज ठीक से नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कुकिंग करी होगी ना, तो उनको पता होगा कैसे मम्मी लोग फटाफट खाना बना देते हैं, एक तरफ तड़का भी मार रहे हैं, एक तरफ सब्जियां उसी वक्त काट भी दे रहे हैं, जब तक तड़का लगा तब तक सब्जी भी डाल दी, उतनी देर में जितनी तक देर तक सब्जी बन रही है तब तक उन्होंने चावल भी बना दिया, उन्होंने आटा भी गूंथ दिया, और एंड में जब सब कुछ खत्म होने वाला है वो रोटी बना के आपको दे भी दी है। मतलब आधे घंटे में उनका सब काम हो जाता है। यही चीज अगर एकदम कोई न्यू कमर करे जो एकदम कुकिंग से न्यू है, तो वो तो पागल ही हो जाए, वो एक बार में वो सब्जियां ही काटता रह जाएगा 1 घंटे तक। तो यहाँ पे जो मम्मियां हमारी करती किचन में, वो क्या कर रही है, दे आर डिवाइडिंग देयर अटेंशन, कि एक तरफ तड़का लग रहा है वो भी जले ना, वो भी मैं देख लूंगी, एक तरफ सब्जियां काट रही हूँ मेरी उंगली ना कटे ये भी मैं देख लूंगी, एक तरफ मैं चावल भी बना लूंगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ अपना अटेंशन डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के अटेंशन है, समझे? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर अपन क्लास आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट, थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ेंगे इन सारे उसके बारे में। अभी अपन क्लास अटेंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, देन एक बार रीड कर लेना चाहिए तो।
एंड ठीक है, फिर वी एंड द क्लास. ओके. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू. गुड इवनिंग. बाय. Good evening, ma'am. Thank you.